नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। 4 विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान हमारे साथ हैं। बॉबी नकवी, 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। बॉबी नकवी है, नरेश कौशिक है और संजय कुमार है। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मुक्तदर, आपसे शुरू करते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है फॉक्स न्यूज को, ये क्या मान लिया जाए कि अब मोटे तौर पर ट्रंप ने उनको ये समझ में आ गई है बात कि अब इसको खत्म करना पड़ेगा, एक मजबूरी वाली मोड़ पर वो पहुंच गए हैं। वो बेबस है, बेचैन है, बेताब है, किसी तरह से जंग से अब निकल लूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से कैच 22 सिचुएशन में फंस गए हैं मुकेश जी, और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके देखने वालों को सबको मेरा सलाम और नमस्ते फ्रॉम सिसिली। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब एस्केलेशन के लैडर के स्टेप्स खत्म होते जा रहे हैं, और ये एक क्रिएटिव सॉल्यूशन था कि इस तरह से ये जो उन्होंने ब्लॉकेड किया है, देखिए पिछले ऑन एन एवरेज सिर्फ 2 मिलियन बैरल्स जा रहे थे दिन में। वो सिर्फ ईरान का तेल था और वो सिर्फ मोस्टली चाइना को जा रहा था। तो उससे चाइना की जो इकोनॉमी है वो सस्टेन हो रही थी। ईरान का थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था बिकॉज इट वाज सेलिंग एट मार्केट प्राइस, नॉट एट डिस्काउंट। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से जब निकला था, उन्होंने कहा था कि ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए हैं ईरान को, जिससे ईरान हिजबुल्लाह, हुती और हमास को सपोर्ट कर रहा है। अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जिसके वजह से ईरान इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो टोल के थ्रू और मार्केट प्राइस पे। तो लोग यहाँ पे कहने लगे, भाई तुम तो उससे ज्यादा पैसे दे दिए, वो तो वन टाइम पेमेंट था, अब तुम तो उनको आमदनी बना दिए परमानेंट। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन के सीज फायर के दौरान टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम मेकिंग एनी मनी एंड टू पुट प्रेशर ऑन चाइना, इन्होंने ब्लॉकेड कर दिया। लेकिन वो ब्लॉकेड हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। कह रहे हैं कि 3 सुपर टैंकर्स हैव गॉन थ्रू इट, और जिसमें से 2 सुपर टैंकर्स चाइना के लिए जा रहे हैं और तीनों तेल ईरान का ही था, बट दे हैव गॉन थ्रू और इन्होंने रोका नहीं उसको। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि हाउ इफेक्टिव ये सुपर टैंकर है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अजीब सा सिचुएशन हो गया। आप, आई डोंट नो वेदर यू आर फॉलोइंग, तेल की कीमत जैसा राइज हो रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तेल की कीमत गिर रही है तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो फिल वक्त थोड़ा सा तेल की कीमत कम हो गई है, स्टॉक मार्केट फिर वापस आ गया है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वॉल स्ट्रीट इज नॉट इन टच विद रियलिटी। उनको कुछ अंदाजा नहीं, एक बबल बन रहा है अमेरिकन स्टॉक मार्केट, जो कभी भी फट सकता है। दूसरी चीज ये हो गई कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज अब तकरीबन 20% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से उन कंट्रीज को जो यहाँ से तेल नहीं ले सक रहे। तो अमेरिकन कंपनीज पैसे बना रहे हैं, लेकिन अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसको फायदा नहीं हो रहा है। अब $4.25 हो गया है डॉलर पर गैलन पेट्रोल। तो एक तरह से डोमेस्टिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ही इज लुकिंग फॉर ए वे आउट, वो मिल नहीं रहा है। रिपब्लिकन पार्टी फिर बदल गई है, पिछले 2-3 दिन से उनपे फिर दबाव पड़ने लगा है कि फिनिश द जॉब, क्योंकि जो लोग सीज फायर के डायलॉग से डर रहे थे कि कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, अब वो प्रेशर डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग इजराइल के लेट्स फिनिश द जॉब। UAE भी कह रहा है कि लेट्स फिनिश द जॉब। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इन, उनके पास एपिटाइट नहीं है, लेकिन बिल्डअप होते जा रहा है मुखी जी से लेके अजीब सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। 50,000 हो गए अब अमेरिकन ट्रूप्स जो नए आए हैं, 50,000 ट्रूप्स जमा हो गए, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि खाली मैं फौज जमा करने से इट विल इंटिमिडेट देम? लेकिन ये जो इन्होंने जो हॉर्मुज को रोका है और ईरान पे जो दबाव, जो चाइना पे दबाव डाल रहे हैं, दैट कैन बैकफायर, क्योंकि चाइना माइट प्रोवाइड द वेपन्स जिससे ईरान कैन हैव अ रिस्पॉन्स। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू फाइंड ए वे आउट, और इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ईरानियंस मुझसे कह रहे हैं कि दे वांट टू मेक ए डील, दे वांट टू मेक ए डील। और हो सकता कि थर्सडे को पाकिस्तान में दोबारा एक्सचेंज होगा, बट नॉट एट द JD वैंस लेवल, शायद 1 या 2 लेवल नीचे। अब ये पता नहीं कि फिर वापस स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और अब्बास अरागची आते हैं या उससे नीचे
फेस टू फेस डायलॉग होते हैं। मुझे लगता है फेस टू फेस डायलॉग से बेहतर तो जेडी वैंस और अराक्ची की जूम कॉन्फ्रेंस कर दें, दैट विल बी फार बेटर देन फ्लाइंग 17 घंटे टू पाकिस्तान एंड बैक। तो लेकिन एक चीज बताइए प्रोफेसर मुक्तदर कि ये जो बैंक ने कहा है, क्या ये अपने आप में क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अब हो गया, पक गए अब हम वापस जा रहे हैं? मतलब बिल्कुल सीधे सीधे कह रहे हैं, वाशिंगटन कुड वाइंड डाउन इट्स ऑपरेशन एंड वुड प्रेफर टू डू सो थ्रू अ बिग सक्सेसफुल नेगोशिएशन। ये इसका क्या मतलब? तो वो कह रहे हैं कि हम देखिए, अगर वो बगैर नेगोशिएशंस के जाते हैं तो देन इट इज एन ओपन एंडेड, कुछ भी हो सकता है, राइट? बिकॉज ईरान पे कोई कंस्ट्रेन ही नहीं रहेगा। ईरान विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इट इज डूइंग, बिकॉज ये चले गए, मतलब जंग रुकी नहीं ना, इसीलिए मैदान खाली छोड़ के चले गए। एंड दैट इज हाउ इट विल बी इंटरप्रेटेड। वो बेसिकली दे वांट द इरानियंस नाउ टू गिव देम ए फेस सेविंग एग्जिट, जो ईरान इनको एक फेस सेविंग एग्जिट नहीं दे रहा है। ईरान झूठ भी कह देता ना इनको कि ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा पूरा प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, आपको इंस्पेक्टर जो चाहे वो दे देते हैं, और करे ना, दे विल बी हैप्पी विद दैट, दे विल टेक इट आई थिंक एंड दे विल गो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आके ये नहीं कह सकते कि मैं हार गया ये जंग, अब मैं क्यूबा में जाऊंगा। तो he has to टेल हिज पीपल के बीच में एक इतना फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि अब वो पोप के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जो पोप के साथ इन्होंने गलत बयानी की है, इट इज सो शॉकिंग। आपको पता है जेडी वैंस, मार्को रूबियो, लेविट, कैरोलाइन लेविट, कैनेडी, ये सारे के सारे कैथलिक्स हैं, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से 9 में से 6 कैथलिक्स हैं। तो कैथलिक्स ओवर रिप्रेजेंटेड है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार में, और ये फिर कैथलिक्स के खिलाफ इस तरह से बात करें, इट शोज कि द मैन इज अंडर डीप, बहुत ही ज्यादा प्रेशर, और प्रेशर बाहर से भी नहीं आ रहा, सिर्फ ईरान से नहीं आ रहा, इट्स कमिंग फ्रॉम एलाइज। अभी तक किसी मुल्क ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि हम आपके साथ पेट्रोलिंग करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दो ब्लोज उनके लिए हो गए हैं यूरोप में। एक ओरबैन की हार, यानी द मोस्ट प्रो इजराइल कंट्री वहां पे खत्म हो गई, जो ऑल्सो वाज प्रो यूएस। और दूसरी चीज ये है कि मेलोनी ने 2 ना कह दिए। एक तो एक पोप के ऊपर इनकी निंदा कर दी कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि पोप के साथ इस तरह बात करना, और दूसरी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसे हम सस्पेंड करते हैं। और क्योंकि वो भी फंसी हुई है, यूरोप में सिर्फ 4 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास माइन क्लीनर्स है, माइंस जो पानी में जो बम होते हैं वो निकालने के सिर्फ 4 है, नॉर्वे, बर्तानिया, फ्रांस और इटली। तो अब शी इज इन ट्रबल के वो मैं जाऊं या ना जाऊं, तो वो कह रहे हैं कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। सो ही इज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एलाइज, ओपोनेंट्स भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। खुद उनकी इंटरनल मेगा के साथ जो झगड़ा चल रहा है दैट इज एट इट्स पीक। और पता है, हिस्टोरिकली इतना लो अप्रूवल रेटिंग्स कभी नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप के। जी बिल्कुल। तो नरेश जी, फिर तो क्या इसे एक तरह का सरेंडर माना जाए कि अब हम तो मैदान छोड़ के भागने, मतलब ये शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगता तो यही है कि अब हम नहीं जंग लड़ सकते। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जेडी वांस ने एग्जिट नहीं है, उन्हें समझौता करके निकलना है बस, और वो निकलने के लिए परेशान भी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, क्योंकि वांस के स्टेटमेंट के बाद लगता है कि अब और आगे जंग नहीं लड़ना चाहता। देखिए, ये बात तो सही है कि अमेरिका और ज्यादा इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो जो 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम है वो तो एक तरफा ही था, वो पाकिस्तान से तो कहलवाया गया था। अब ये तो व्हाइट हाउस ने बाद में एक्सेप्ट भी किया है कि भाई आप कह दीजिए हम उसको मान लेंगे। तो वो एक तरह का फेस सेविंग उन्होंने, पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिया, तो उन्होंने 2 हफ्ते का युद्ध विराम कर दिया। अब लेकिन समस्या जो है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जिसका जिक्र नकवी जी ने किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज अगर ईरान खोल भी देता है तो किस मुंह से उसको अमेरिका या इजराइल अपनी जीत बताएगा? वो तो पहले से खुला हुआ था, वो तो बंद जो हुआ है वो तो इस लड़ाई की वजह से हुआ है।
तो वो तो गेन हो ही नहीं सकता ना। उसको आप किस तरह से आप उसको अपनी जीत मान सकते हैं? ये तो आपने समस्या खड़ी की और फिर समस्या किसी और वजह से हल हो गई तो आप उसका श्रेय ले रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो और ईरान क्या दे सकता है, ईरान उनको जो दे सकता है वो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर जो इशू है उसमें कुछ दे सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 2015 का जो ओबामा ने जो एग्रीमेंट कराया था, जो बहुत सारी ताकतें उसमें शामिल थी, उसमें समझौता हुआ था जिसका ईरान ने पालन भी किया था। उसमें 2-3 चीजें थी। उसमें एक ये था कि आप इस ईरान पर सैंक्शंस धीरे धीरे खत्म करेंगे। अमेरिका ने उस सैंक्शंस नहीं खत्म की, ओबामा ने ही नहीं, बाद के ने भी नहीं की, और उसका विरोध तो आप जानते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा इजराइल ने किया था और उन्होंने ही ट्रंप को उससे बाहर निकालने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया। तो उसमें जो है ईरान को अपना जो ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट को सस्पेंड करने का कोई बात नहीं थी। उसमें यह था कि बम हम नहीं बनाएंगे, हम जो भी हम एनरिचमेंट करेंगे उसकी तहकीकात जो है उस पर नजर होगी। इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, वो करेगा, और उसने किया भी। और ईरान ने उसको जो है, जब तक ट्रंप ने ये समझौते से अपने को बाहर नहीं निकाला था, उन्होंने एनरिचमेंट बहुत ही मिनिमम उस पर रखा था। वो कहीं से बम बनाने की इसमें नहीं था। ये बम का तो खैर 90% के एनरिचमेंट के बाद बनता है। इन्होंने 60 तक वो ले गए, और वो भी ट्रंप के से ने जब समझौता तोड़ा एक तरफा, उसके बाद वो ले गए। तो ये गलती तो अमेरिका की है उसमें। तो उसमें ये हो सकता है कि ईरान उनको फेस सेविंग के लिए ये कहे कि भाई आप जो है 5 साल के लिए तो वो अपने आप ही मान चुके हैं, ये 20 साल कह रहे हैं कि 10 साल पर ये हो सकता है समझौता इसमें हो जाएगा। इजराइल भी 10 साल का था, उसमें भी 10 साल का था। 10 साल का उसमें सस्पेंशन नहीं था, उसमें ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल एनरिचमेंट नहीं करेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। बाकी उसको ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरे विचार से उसमें कोई ऐसी मियाद नहीं थी कि एनरिचमेंट। लेकिन इसमें अगर ये मियाद होती है कि वो एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं करेगा 10 साल तक, तो ये अपने आप में एक सफलता हो सकती है। लेकिन इस समय दरअसल समस्या क्या है, ये मामला सिर्फ अब ईरान और अमेरिका या इजराइल का, इन 3 देशों का मामला नहीं है। अब ये मामला पूरी दुनिया का मामला हो गया है। आज ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से इस लड़ाई के कारण दुनिया में जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, वो बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ जो रिसेशन का खतरा इस रिपोर्ट में बताया गया है। और जो अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका के विशेषज्ञ कह रहे थे और अमेरिका की सरकार कह रही थी कि उनकी जो GDP है वो 3-3.5% तक जाएगी, अब इस रिपोर्ट के अनुसार उसमें 2.1 या 2 से ऊपर अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी। तो इससे तो नुकसान हो रहा है अमेरिका को, इससे नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को ना तेल और एनर्जी की वजह से जो नुकसान हो रहा है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर जो है नहीं पहुंच पा रहा है और हेलियम नहीं पहुंच पा रहा है, उससे जो कंप्यूटर चिप्स की समस्या बढ़ने वाली है, उससे किसानों की समस्या बढ़ने वाली है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके नुकसान हो रहे हैं, इसीलिए चीन ने जो आगे आने की बात की है। और ये जो है नकवी जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि अभी जो ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 दिन में इस्लामाबाद का नहीं उन्होंने जिक्र किया कि 2 दिन में फिर से बातचीत होने वाली है। तो इसका मतलब है कि खुद अमेरिका इसके लिए तैयार है। और उस लिहाज से जो आप जेडी वांस के स्टेटमेंट की जो बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये हम वाइंड डाउन कर सकते हैं, यानी अगर बाकी चीजें हों तो हम लड़ाई बंद कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो आपको याद होगा कि ट्रंप ने
कोई महीने भर पहले कही थी हम इसको वाइंड डाउन करने वाले हैं, लेकिन वाइंड डाउन उनके चाहने से नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने उसका जवाब और मुस्तैदी से दिया। तो जो ईरान से जो एग्जिट की उम्मीद कर रहे हैं वो अभी तक ईरान ने उनको नहीं दी है। और कहीं ना कहीं देखिए इनको झुकना होगा, समझौता दोनों तरफ से होता है, बार्गेनिंग जब होती है, ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, उनसे ज्यादा कौन जानता है, बार्गेनिंग में आपको लेना और देना दोनों पड़ता है, खाली आप लेना नहीं, आपको कुछ देना पड़ेगा, और वही मुझे लगता है कि समझौता होगा। जी जी प्रोफेसर मुक्तिदर, लेना देना दोनों पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा बेहतर स्थिति में, उस हिसाब से वो डील कर पाता है। हम देख रहे हैं कि ईरान बेहतर स्थिति में है और अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि किसी तरह से निकल लें। अगर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू होने जा रही है तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं और किन किन पर ये कोई प्रोग्रेस हो सकती है, या अमेरिका को एक कोई ऐसा एग्जिट मिल सकता है जो इस बातचीत को सफल भी बना सके? देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इन लोगों ने बार बार ये कहा कि जो असल मुद्दा जिस पे बात रुकी हुई है वो न्यूक्लियर मुद्दा है। एक्चुअली वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना हॉर्मोज उतना बड़ा मुद्दा है। तो मुझे थोड़ा शक ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज डिसाइडेड कि यार हॉर्मोज का मसला हल नहीं हो सकता, लेट ईरान कीप हॉर्मोज, हम बस यही एम्फेसाइज करते रहेंगे कि न्यूक्लियर इशू इज द मेन इशू, और उस पे ईरान में कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ईरान ने JCPOA में कर दिया था। तो इन्होंने जो देखिए, जब डिस्कशन हो रहे हैं, डिस्कशंस में नेतन्याहू इज मेकिंग मैक्सिमलिस्ट डिमांड। वो कह रहा है कि एक आप पूरे के पूरे वो जो 450 किलो का जो एनरिच यूरेनियम है वो आप वापस कर दें, आपके पास जो एनरिचिंग की जो यूरेनियम की फैसिलिटीज हैं उससे आप बंद कर दें। ना सिर्फ वो बेसिकली दे वांट टू एंड अप साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स इन चाइना, इन ईरान। ये उनके अल्टीमेट डिमांड्स है। मुझे लगता है कि एक बार मैं सुना कि एक साहब आए थे इंडिया में पुलिस स्टेशन में, टैंक नहीं होता, तोप का लाइसेंस मांग रहे थे। तो पुलिस वाला ने पूछा आपको तोप का लाइसेंस क्यों चाहिए? चाहिए तो मुझे पिस्टल का। मैं सोचा आप तोप मांग लो तो आप पिस्टल दे देंगे। इट इज लाइक दैट, वो नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। मुझे लगता है कि ही विल बी हैप्पी टू गो बैक विथ समथिंग ऑन द न्यूक्लियर गेम, ये कहकर के हमने तो पहले डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, अब ये कम हो गया। एंड वहां पे एक आउट रशिया ने ऑफर किया है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमारे पास रखा दे। So that is an interesting, ईरान के लिए if it is a matter of pride, तो that is an easy out। लेकिन मेरी तो सजेशन ईरान को रहेगी कि दे दें न्यूक्लियर वेपन और हॉर्मोज रख लें, इससे बेहतर डील उनको नहीं मिल सकती। दिस इज लाइक अ परमानेंट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सारी दुनिया में बहुत नेगेटिव असर। ईरान के लिए क्या इससे पहले ये डील करना जरूरी नहीं है कि आप बार बार हमले नहीं करोगे, पहले उसकी गारंटी दो? ये दे भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल ब्रेक इट। मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज नो वन कैन मतलब थ्रेटन अमेरिका ना। ये और बात है कि अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं गारंटी, तो अमेरिका कहता है हाँ अगर पाकिस्तान तुम पे हमला किया तो मैं उन पे सैंक्शन लगा दूंगा, देन दैट गारंटी हैज सम मीनिंग। लेकिन अमेरिका के खिलाफ कौन क्या करेगा? सो अमेरिका कैन गिव देम गारंटी, बट आई वुड नॉट टेक इट सीरियसली। मतलब उसको बार्गेनिंग चिप नहीं लूंगा मैं। अगर अमेरिका कहता है ठीक है वी गिव यू गारंटी नो अटैक्स, व्हाट विल यू गिव इन रिटर्न, दैट इज नॉट अ गुड डील मेरे ख्याल से, क्योंकि इजराइल तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, इसमें कोई शक की गारंटी नहीं है। उन्होंने कह भी दिया कि आवर कैंपेन इज नॉट ओवर। और अभी पब्लिक ओपिनियन पोल आ रहे हैं इजराइल में, दे आर लैगिंग बिहाइंड। इलेक्शन है ना इस साल इजराइल में भी, सो ही इज नॉट डूइंग वेल, तो वो जंग करने ही जाएगा। बट आई थिंक के देयर इज समथिंग, कुछ बात अटक रही है जो डिटेल्स में है, जो हमारे सामने नहीं है, फॉर अस टू बी एबल टू गेस करेक्टली कि क्या हो रहा है। और वो डिटेल्स, लाइक द डेविल इज इन द डिटेल कहते हैं, और डेविल इज इन द डिटेल्स। लेकिन ईरान शुड नॉट ऑल्सो ओवर एस्टिमेट। देखिए जैसा नरेश साहब ने कहा, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। उनके पावर प्लांट्स वगैरह काफी नुकसान हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आके एक रात भर बमबारी कर देते हैं और एक बार, दैट विल कॉज फर्दर डैमेज।
एंड दैट विल नॉट किल द सीज, मतलब नेगोशिएशन खत्म नहीं होंगे, उसके बाद फिर नेगोशिएशन खत्म हो गए। अब वी आर एट ए मोमेंट इन हिस्ट्री जहां पे ईरान का पल्ला बाहर है, ऊपर है, एंड एट दिस पॉइंट इफ इट कैन मेक अ डील जिसमें उसका ज्यादा नुकसान नहीं होता, फायदा हो जाता है, देन इट विल मूव फॉरवर्ड। और मुझे लगता है कि वी आर इग्नोरिंग द रोल ऑफ द अरब गल्फ कंट्रीज भी इसमें जो इन्वॉल्व है, स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया, जो बिहाइंड द सीन्स जो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पे कि प्लीज यू कांट लीव ईरान इन चार्ज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो वो भी एक अलग सा प्रेशर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे कि आप आए और चले गए और ईरान के पास हॉर्मुज आ गया। दैट्स द नेट रिजल्ट ना इस जंग का, जो जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ईरान का अपर हैंड है। तो मुझे लगता है कि ईरानियंस आर सिटिंग प्रिटी, दे आर नॉट अंडर प्रेशर। लेकिन इसमें ये पूरी डील में द ब्लैक हॉर्स इज इजराइल के इजराइल क्या करे, बिकॉज इजराइल अगर सस्टेन करते रहा तो ये दिस वॉर कैन गो ऑन इंडेफिनेटली, मतलब लो इंटेंसिटी की जंग, और फिर वो ऑक्यूपाई करके जो सदर्न, अभी तकरीबन 10 मील का कब्जा कर चुका है वो इजराइल इन लेबनान, और इट इज थिंकिंग ऑफ मतलब सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वहां पे, जैसा इन्होंने किया था, मतलब सो दैट इज ऑल्सो एन इश्यू जो ईरान विल इवेंचुअली स्टार्ट एड्रेसिंग कि भाई यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज के रिड्यूस रोल ऑफ अमेरिका इन द मिडल ईस्ट, लेकिन पीस इन द मिडल ईस्ट की बात नहीं है कि अमेरिका का रोल रहे या अमेरिका का रोल कम हो जाए। आई डोंट थिंक दैट इज ए गारंटर ऑफ द पीस। हाँ, ये और बात है कि अगर अमेरिका हथियार देना छोड़ देता है इजराइल को और पैसे देना छोड़ देता है, देन यू हैव ए डिफरेंट आउटकम। लेकिन अगर अमेरिका कंटिन्यूज टू फंड इजराइल एंड गिव्स इट मनी नॉन स्टॉप और वेपन्स की सप्लाई करते रहा, तो अमेरिका का रोल कम हो जाएगा। बट द वॉर एंड जो इजराइल का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है वो खत्म होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि जो रेपरेशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ईरान वांट्स रेपरेशंस आल्सो, मतलब इन्होंने जितना नुकसान किया है वो किसी ना किसी से लेके रहेगा, और वो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली वो बिल यूएई और सऊदी अरेबिया पर ही पड़ेगी, बिकॉज या कतर, ये 3 मुल्क आर द ओनली वंस व्हिच हैव द रिसोर्सेज टू पे फॉर इट। और वो एक अलग डायलॉग, मुझे लगता है कि द मोमेंट यूएस ईरान डायलॉग एंड्स पॉजिटिवली, देयर मस्ट बी एंड माइट बी ए गल्फ ईरान डायलॉग, जिसमें ये मुद्दे सेटल होंगे कि आप क्या देंगे, हम क्या देंगे, हॉर्मुज का क्या होगा। देखिए, मैं देख रहा था कि परसेंटेज वाइज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली सऊदी अरेबिया है। 36% ऑफ सऊदी अरेबिया का तेल इसमें से जाता है, हालांकि सऊदी अरेबिया हैज एन अल्टरनेटिव। उसके बावजूद तो सऊदी अरेबिया हैज ए ह्यूज स्टेक। आप कह रहे हैं ना, अगर दुनिया का 21% अगर उसमें से जा रहा है, तो दुनिया का 7% तेल जो सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता है इज कमिंग आउट ऑफ दैट। सो सऊदी अरेबिया हैज ए वेरी बिग स्टेक इन दिस। और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो इंडिया, चाइना, जापान और साउथ, क्या दे विल एक्सेप्ट ईरान हैविंग ए हॉर्मुज एंड चार्जिंग $2 million पर बोट? तो सोचिए आप, मतलब इंडिया के लिए जो 60 to 70% वहां से एनर्जी आती है, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। हर साल सोचिए आप $40-50 बिलियन से ज्यादा तो खाली टोल में पे करेंगे, जिसकी वजह से तेल की कीमत भी बढ़ जाएगी। सो देयर आर, मतलब इस पीस प्रोसेस के बाद देयर विल बी फर्दर डायलॉग्स टू सेटल दीज इश्यूज। मतलब 2 बड़े जो मैं देख रहा हूं वो गल्फ के साथ है और दूसरा एशियंस, बिकॉज अमेरिका के पास वो जा सकते हैं। मैं आज चेक कर रहा था, अमेरिका 4 मिलियन बैरल्स अ डे एक्सपोर्ट करता है, अब वो 5 मिलियन हो गया है। लेकिन अमेरिका के पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरह एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप अमेरिका पे जाके भी खरीदना भी चाहे तो वो आपको बेच नहीं सकते। तेल है, लेकिन तेल को बेचने के लिए जो उनको हार्बर्स चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज नॉट येट रेडी, दैट विल टेक सम टाइम। इसका मतलब सप्लाई नीचे रहेगी, कीमत तेल की ऊपर ही रहेगी। बिल्कुल। तो भावी साहब, अब हम सीधे टॉक्स पर ही पहुंच रहे हैं। मतलब युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन अब टॉक्स पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। टॉक्स में क्या होगा, कौन सी 3 चीजें आप देख रहे हैं जिन पर डिस्कशन
सबसे ज्यादा होगा। खाड़ी की सुरक्षा, होर्मुज, जाहिर है कि न्यूक्लियर तो है ही, इनरिचमेंट वाला मामला। आपको क्या लग रहा है किस तरह से बातचीत प्रोग्रेस कर सकती है? देखिए, जो ये बातचीत अगर कल या परसों या मतलब अगले 2 दिन में कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्लामाबाद में, तो हम परसों की माने अगर होती है वहां पे, तो फोकस जो है वो वही डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट रैम्प चाहिए उसके ऊपर होगा, वो है न्यूक्लियर का मुद्दा। अब देखिए, ईरान का अगर हम जेसीपीओ को अगर एक बेंचमार्क माने या उसको एक तरह का थ्रेशहोल्ड मांगे कि ईरान जो है यहां तक जा सकता है न्यूक्लियर वाले मामले को लेके, एक प्रेसिडेंट तो है, वो क्या है? जेसीपीओ की जो मेन जो डील थी उसमें 2 मेन चीजें थी। एक था एनरिचमेंट जो है वो उसको नीचे लाके 3.67% करना था, ठीक है, वो कमिटमेंट दिया था 15 साल के लिए, 15 साल के लिए वो कमिटमेंट दिया था। दूसरा बड़ा कमिटमेंट जो उन्होंने किया था, फोर्दो को जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको एक रिसर्च सेंटर बनाना था, वो कमिटमेंट किया था उन्होंने। तीसरा किया था फुल एक्सेस टू IAEA इंस्पेक्टर्स। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स थे, उसके बदले में उनकी सैंक्शन हटाना और बाकी जो इंसेंटिव्स थे वो थे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ईरान के पास एक जो न्यूक्लियर मामले में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी बड़ी है। अगर वो चाहे तो जो उन्होंने 2015 में किया था उतना नहीं तो थोड़ा बहुत तो और इस डील को स्वीटन कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की इज्जत बचाने के लिए, अगर वो चाहें तो, ठीक है। दूसरा मामला जो फंसेगा, जैसा मुख्तदर खान साहब बोल रहे थे अभी, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फंसेगा। अब अगर उस पे ईरान इस बात पे अड़ गया कि साहब ये लेवरेज हम छोड़ेंगे नहीं, अगर खोल भी देंगे तो टोल वसूल करना मानेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे। देखिए, जो टोल जो है वो $2 मिलियन फी जहाज, बहुत भारी रकम लगती है, लेकिन वो $1 पर बैरल है, वो $1 पर बैरल है। अगर हम मान लें कि 28 फरवरी के पहले भी जो तेल की कीमत थी वो शायद जहां तक मुझे याद है कुछ 80 के आसपास थी, अभी वो 100 के वेल ओवर 100 है, बीच में तो वो 111-112 तक पहुंच गई थी वो। तो उसमें $1 अगर हर बैरल पे अगर कोई सेलर को, बायर को पे करना है तो वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, प्रोवाइडेड इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गल्फ के GCC स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको वो किसी तरह से ऑन बोर्ड ला सकें। अब देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये डिस्कशन हो सकता है कि ये डिस्कशन को डी लिंक कर दिया जाए और ये डिस्कशन फिर हो गल्फ कंट्रीज और ईरान के बीच में कि साहब उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। क्या आप सारे जहाजों से टोल वसूलेंगे या सिर्फ तेल के जहाजों से वसूलेंगे? दूसरा उसमें यह होगा कि जो जहाज पर्शियन गल्फ में अंदर आते हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज की खाने की है, एसेंशियल सप्लाईज हैं, उनका क्या होगा? क्या उनसे भी आप टोल वसूलेंगे? तो इस तरह के नेगोशिएशंस हो सकते हैं। तीसरा जो इसी से रिलेटेड जो नेगोशिएशन हो सकता है कि साहब चलिए इसकी कम से कम आप मियाद एक तय कर दीजिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल में आपका जो है ये पैसा वसूल हो जाए। देखिए, कहने की बात अगर सऊदी अरेबिया, UAE और कतर के पास पैसा भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो भी आज की डेट में वो इस पोजीशन में नहीं है। देखिए, तेल की कीमत काफी दिनों से काफी कम है, तो उनके भी बजट डेफिसिट्स हैं, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि जितना वो ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाए। अगर वो तैयार भी हुए तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। तो ये पैसा जो है इसका आने का एक ही सोर्स हो सकता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल। और चूंकि ये सिर्फ एक बायर को इंपैक्ट करेगा, तो हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज इस बात पे तैयार हो जाएं। रही बात ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की, देखिए उनका कोई एक तरह से, चूंकि वो जो
जो विसिनिटी में जो कंट्रीज हैं उनका तो कोई आपसे हो सकता है वो अपना दखल दे सकते हैं। बाकी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है जैसे जापान है, कोरिया है या ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है, वो कितना अपना प्रेशर डाल पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उनका कोई मेजर इसमें से होगा। तो मुझे यही लगता है कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अगर अनाउंसमेंट डेट अनाउंस हुई कल और ये अनाउंस हुआ कि साहब इस डेलीगेशन में कौन जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि वो जाने से पहले अपनी अपनी पोजीशंस दोनों कंट्रीज रिकैलिब्रेट कर चुके हैं और ये कन्वे कर चुके हैं एक दूसरे को कि साहब क्या हम टेबल के ऊपर रखेंगे। वहां फिर एक तरीके से दस्तखत करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कुछ लोग वहां पे जाएंगे। जी संजय जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, आपको क्या लग रहा है अगर बातचीत होती है तो किस दिशा में जा सकती है? ये पहले से तय हो चुका है कि बातचीत का एजेंडा क्या है, एजेंडे की में क्या करना है ये भी तय हो चुका होगा, या मोटे तौर पर तय हो गया होगा, बाकी वहां मोहर लगेगी? तो आपको क्या लग रहा है, रास्ते तो अब निकलेंगे, दोनों पक्ष आते हुए, ईरान भी अब और कितनी जंग लड़ना चाहे, कितना नुकसान उठाए? देखिए, ईरान तो चाहेगा कि उसे कम से कम जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है, जो डैमेज हुए उसको, उसकी भरपाई हो, इंटरनेशनल सैंक्शंस उससे हटे। और ये तो बेसिक चीज है, क्योंकि वो ऑलरेडी सफर कर रहा है और उसको डैमेज सबसे ज्यादा उसी को हुआ, तो वो ये तो मांगेगा ही। और इसमें कितना अमेरिका सक्सेसफुल होता है और कितना एग्री करता है। दूसरी बात ये है, ईरान के लिए इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ये भी एक इसके प्रेस्टीज ईगो से जुड़ा हुआ है, जो मेरे ख्याल से ईरान काफी बार्गेनिंग करेगा। और ये भी है कि जो ईरान बोलेगा अमेरिका को कि जो हमने तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो JCPO था, उसमें तो हम एग्री कर ही गए थे, उसमें एग्रीमेंट था उसमें कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे कुछ दिनों के लिए, जो भी हो, जब तो उसमें तो दोबारा वही ईरान को उस पर एग्री करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम है ट्रस्ट का, भरोसे का। क्या ईरान अभी भी बोल रहा, आज भी ईरान ने बोला कि वो अमेरिका पे भरोसा नहीं करता। तो इसमें है कि जो मेरे ख्याल से जो एम्बिट ऑफ टॉक्स और भी जो मीडिएटर्स और भी इन्वॉल्व होंगे, गारंटर्स और भी इन्वॉल्व होंगे, तब जाकर ये बात बनेगी। ऑफ कोर्स सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स ये पॉजिटिव है कि कम से कम दोनों पार्टीज ये चाहते हैं कि बातचीत हो और दोनों को कोई एपेटाइट नहीं है कि अब युद्ध जारी रहे। दोनों ऑनरेबल डील चाहते हैं। इसके लिए ईरान के पास मेरे ख्याल से ऑप्शंस है कि वो अग्री करे ना अग्री करे। अमेरिका के पास वो ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका केवल विड्रॉ कर सकता है। अमेरिका अगर टॉक्स नहीं करना चाहेगा तो वो चला जाएगा, लेकिन उससे अमेरिका गेन कुछ नहीं किया। ईरान ऑन द कॉन्ट्ररी कैन हैंडल थिंग्स हेयर, फिर वो ओपनली टॉक्स भी कर सकता है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से। ईरान के पास ऑप्शंस है। ईरान इज नाउ इन ए बेटर पोजीशन कि वो दूसरे कंट्रीज से भी निगोशिएट कर सकता है और भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है। आई फील कि जो ये टॉक्स तक लिमिट नहीं करना चाहिए, ईरान क्या गेन करेगा और क्या नहीं गेन करेगा। बट ईरान के लिए न्यू वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज है जो वो एक्सप्लोर करेगा। अमेरिका इसमें लूजिंग एज ए लूजर है, एज रिसीविंग एंड पे है, जो मेरे ख्याल से अमेरिका इसी चीज को ध्यान में रखेगा कि जो आने वाले इलेक्शंस में उसे नुकसान न हो, इतना कंसेशन न दे जिससे उसे पॉलिटिकली डैमेज न हो उसके रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी को और मागा के कॉन्स्टिट्यूएंसी। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं। अब तो किसी भी हाल में अमेरिका की दुर्गति तो होनी ही है। बस ये है कि ट्रम्प साहब अपनी राजनीति को अगर थोड़ा सा संभाल पाए, इतना वो चाह रहे होंगे कि एक दिखाने के लिए कोई एक ट्रॉफी हो उनके हाथ में और उसको लेकर वो घूम जाए, और ये ट्रॉफी वो चाहेंगे कि ईरान उनको पकड़ा दे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।